हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं अपना इलेक्ट्रिसिटी का फोर्थ लेक्चर। ठीक है, इस अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में कि किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा देखेंगे हम लोग कि ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और रेजिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। ठीक है, कि ये रेजिस्टिविटी होता क्या है, किस टॉपिक किस फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, किसी हम लोग कंडक्टर या किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस होता क्या है। चलिए ठीक है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे सपोज अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो, ठीक है, अगर कोई सामने वाला पर्सन उस चीज को अगर करने से रोक रहा है, ठीक है, तो आप उस चीज का क्या करते हो, अपोज करते हो। जैसे मान लो अगर देखा जाए कि आप सपोज अगर अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना चाहते हो, ठीक है, दोस्त की बर्थडे पार्टी पे जाना चाहते हो, घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं यार, घर वाले उस चीज से मना कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, उस चीज का अपोज करोगे कि नहीं मुझे तो जाना ही। तो ये जो अपोज करने की प्रॉपर्टी हुई, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। कि आप घर वालों के जो फैसला है या घर वालों का जो जो स्टेटमेंट है, आप उस चीज का अपोज कर रहे हो, तो ये इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्ट करना या रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो कंडक्टर के केस में क्या हो सकता है कि कंडक्टर किस चीज का अपोज कर सकता है। तो देखो जैसे मान लो अगर कोई भी कंडक्टर हम लोग कंसिडर करें, ये सपोज हम लोग एक कंडक्टर ये देख रहे हैं मैग्नीफाइड होल, ये एक वायर है, एक मटेरियल ले सकते हो, एक कंडक्टर। ठीक है, इसके अंदर ये हमें पता है कि अगर ये कंडक्टर है तो इसके अंदर क्या रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स काफी ज्यादा रहते हैं। ठीक है, और अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ही क्या हुआ कि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है। जिस डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रॉन चाहे वो उस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो जब कोई भी सेल या बैटरी किसी कंडक्टर के अक्रॉस अगर कनेक्टेड नहीं रहता है, तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं। ये सारे ऐसे रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं, जिसको जैसा मन होता है वो सारे उसी डायरेक्शन में अपने हिसाब से मूव करते रहते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि जैसे ही अगर इसी कंडक्टर के अक्रॉस हम लोग क्या करते हैं कि ये अगर बैटरी या सेल कनेक्ट करते हैं, ये जो सेल या बैटरी इस कंडक्टर के अक्रॉस अगर कनेक्ट कर दिया जाए, मान लिया हमने ये कंडक्टर है हमारा और इसी के अक्रॉस हमने क्या किया, एक सेल कनेक्ट कर दिया, कोई भी V वोल्ट का सेल देख लिया अपन ने। ठीक है, पोटेंशियल हम लोग देख चुके हैं। तो ये सारे जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं जो कि रैंडम डायरेक्शन में मूव करना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, तो ये सेल या बैटरी क्या करना चाहता है कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन में मूव कराना चाहता है। ये चाहता है, ये जैसे ही सेल कनेक्ट करोगे तो ये चाहता है कि सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक लाइन में एक एक करके धीरे धीरे मूव करना शुरू कर दे। जैसे हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रिक करंट के केस में कि जैसे सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं, क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में मूव करना शुरू कर देते हैं और जिस स्पीड से मूव करते हैं उसी को हमने क्या नाम दिया था, ड्रिफ्ट स्पीड का। ठीक है, तो सेल यही चाहता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो ऑब्वियसली ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे वो उनकी इच्छा क्या थी कि वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते रहे, वो रैंडमली जिसको जिधर मन हो वो वैसा मूव करता रहे। ठीक है, लेकिन ये सेल या बैटरी क्या कराना चाहता है, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव कराना चाहता है। तो ऑब्वियसली ये सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, उस चीज का अपोज करेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन चाहते हैं कि रैंडमली मूव करते रहे, लेकिन ये सेल या बैटरी क्या चाहता है कि ये सब एक डायरेक्शन में मूव करे। तो ये जो अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है, ये जो इलेक्ट्रॉन एक लाइन में मूव करने के लिए जो अपोज करते हैं, ठीक है, रैंडमली मूव करना चाहते हो लेकिन हम लोग चाहते हैं कि एक लाइन में मूव करे, तो इस चीज का जो अपोज करते हैं, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, ये रेजिस्टेंस। इसी प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ये सेल या बैटरी यही चाहते हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करते रहे। ठीक है, ये लो सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव करें। तो ये रेजिस्टेंस क्या हुआ कि एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण एक कंडक्टर या मटेरियल, कोई भी जो मटेरियल होता है, ठीक है, वो अपने से होकर के चार्ज के फ्लो को अपोज करता है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हम लोग किस चीज की बात करेंगे कि चार्ज के फ्लो को वो अपोज करेगा। रेजिस्टेंस होता है इंसुलेटर में भी होगा, सेमीकंडक्टर्स में भी होगा। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो वो चाहते हैं कि रैंडम मूव करना, हम उसको अलाइन करते हैं तो वो अपोज करेंगे। इंसुलेटर की बात करें तो इंसुलेटर के केस में क्या होगा कि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते ही नहीं। अगर उसके क्रॉस बैटरी या सेल कनेक्ट करोगे तो अगर उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को या चार्ज को मूव कराना चाहोगे तो ऑब्वियसली वो तो और ज्यादा अपोज करेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो उसमें
और ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। सेमीकंडक्टर में देखिए उसमें भी रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर से कम होता है, सॉरी कंडक्टर से ज्यादा होता है और इंसुलेटर से कम होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ठीक है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल due to which it opposes the flow of, किस चीज को अपोज करता है, opposes the flow of charge through it, opposes the flow of charge through it, flow of charge through it, अपने से चार्ज के फ्लो को अपोज करने की जो प्रॉपर्टी होती है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, ठीक है। सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका होगा, इंसुलेटर का, उससे ज्यादा उससे कम किसका होगा, सेमीकंडक्टर का, ठीक है। जो रेजिस्टेंस को अगर हम लोग देखें कि अगर ये देखा जाए कि सीरीज में अगर ये देखा रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखें, ठीक है, तो पहले सबसे ज्यादा किसका होगा, इंसुलेटर का, उससे कम किसका होगा, सेमीकंडक्टर, और उससे भी कम किसका होगा, कंडक्टर का, ठीक है, किसका होगा, कंडक्टर। चलो ये हो गया हमारा रेजिस्टेंस होता क्या है, रेजिस्टेंस की किसका ज्यादा किसका कम होता है। इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट ये होता है ओम। किसी भी मटेरियल का अगर हमें जो रेजिस्टेंस अगर मेजर करना रहता है तो उसका एसआई यूनिट क्या होता है, ओम। इसको लिखते हैं OHM, और सिंबल जो होता है वो इस तरीके का होता है, ठीक है, उल्टा यू रहेगा, उसमें थोड़ा सी लाइन बनी हुई रहती है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि अगर किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस है तो लेंथ पे किस तरह से डिपेंड करेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे करेगा, टेम्परेचर पे कैसे करेगा, ठीक है। तो ये सब देखते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, फैक्टर्स ऑन विच resistance of material depends, resistance of material, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा और किस तरह से डिपेंड करेगा, वही हमें इसमें देखना है, ठीक है। चलिए पहला हम लोग देखते हैं कि लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, लेंथ ऑफ द एक्चुअली हम लोग देख किसके लिए है, कंडक्टर के लिए। इंसुलेटर के केस में जो होता है वो काफी ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, तो वो तो हम लोग पढ़ना, वैसे हमें पढ़ना है नहीं, ठीक है। हम लोग रेजिस्टेंस जो देख रहे हैं वो किसके लिए देख रहे हैं, कंडक्टर के लिए, ठीक है। तो पहला अपने पास देखना है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर जितना लंबा कंडक्टर आप लोगे उसका रेजिस्टेंस भी जो होगा वो उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। यानी अगर हम लोग बात करें कि ये इतना लेंथ का, ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी हम लोग सेम ले रहे हैं। अभी हम लोग किस पे देख रहे हैं, लेंथ पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं, किस पे, डिपेंडेंसी ऑन लेंथ, डिपेंडेंसी ऑन लेंथ, ठीक है। कंडक्टर की जो लेंथ होती है उसके ऊपर हम लोग डिपेंडेंसी देख रहे हैं। तो ये जो कंडक्टर लिया इसका लेंथ कितना हम लोग ले रहे हैं, L1, क्रॉस सेक्शन एरिया अभी कितना ले रहे हैं, कैपिटल है। दूसरा जो कंडक्टर ले रहे हैं वो उसकी लेंथ हम लोग कितनी ले रहे हैं, L2, कितनी ले रहे हैं, L2। देखने से ही पता चल रहा है कौन बड़ा है भाई, L2 इज ग्रेटर देन L1, L2 इज ग्रेटर देन L1, ठीक है। और क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों का ही सेम ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि हमें डिपेंडेंसी किस पे चेक करनी है, लेंथ पे। तो हमने ये चीज ऑब्जर्व किया कि जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस था, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू लेंथ था। यानी जिसकी लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो ये हम लोग लिखते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ, R जो है वो प्रोपोर्शनल टू किसके है, लेंथ के है। तो लिख लेते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ, कंडक्टर is proportional to its length, उसकी लेंथ के क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। यानी एक बार देखो L1 अगर छोटा है L2 से, ठीक है, तो यहाँ से R2 इज ग्रेटर देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, R1। मतलब सेकंड जो कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, फर्स्ट कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो कम। ये हमारे किस पे डिपेंडेंसी थी, लेंथ एरिया पे, डिपेंडेंसी ऑन क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन एरिया की बात कर रहे हैं हम लोग कि क्रॉस सेक्शन एरिया पे कैसे डिपेंड करेगा।
तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि जिस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया जितना ज्यादा था उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम था। यानी सपोज आप सेम लेंथ के दो कंडक्टर ले रहे हो, एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, ये कैपिटल A1 ले रहे हो, और दूसरे का क्रॉस सेक्शन एरिया उससे कम ले रहे हो, वो कितना ले लिया हमने, A2। तो यहाँ से इसकी भी लेंथ कितनी है L, और इसकी भी लेंथ हम लोग ले रहे हैं कितनी, L, ठीक है। तो यहाँ से हमने ऑब्जर्व किया कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया A के, ठीक है। जो रेजिस्टेंस था कंडक्टर का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, क्रॉस सेक्शन एरिया के। यानी यहाँ से हम लोगों ने देखा कि अगर A1 और A2 की बात करें तो ये A1 इज ग्रेटर देन किससे, A1 इज ग्रेटर देन A2, तो किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, तो R2 इज ग्रेटर देन किससे भाई, R1, R2 इज ग्रेटर देन किससे, R1। हमने ये चीज ऑब्जर्व किया, पहली चीज कि रेजिस्टेंस जो होगा कंडक्टर का वो प्रोपोर्शनल टू किसके होगा, लेंथ पे, जिसकी जितनी ज्यादा लेंथ उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा। क्रॉस सेक्शन एरिया पे देखा हमने कि जितना ज्यादा क्रॉस सेक्शन एरिया उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम। तो क्या लिखेंगे हम लोग कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर is inversely proportional to, conductor is inversely proportional to cross section area, proportional to cross section area। cross section area का मतलब सभी को पता होना चाहिए, वैसे ये पहले भी बता चुका हूँ। ये जैसे मान लो ये अगर कोई ये मार्कर हो गया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होगा, ठीक है, और ये जो होगा वो क्या हो गया, लैटरल सरफेस एरिया। तो हम लोग बात किसकी कर रहे हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया की कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दो फैक्टर का हमने देखा कि रेजिस्टेंस किस पे, लेंथ के प्रोपोर्शनल और क्रॉस सेक्शन एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी R प्रोपोर्शनल टू क्या लिख सकते हैं, L/A। यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, R इक्वल्स टू, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन जब रिमूव करते हैं तो ये आता है रो इनटू कितना, L/A। ये अब एक नई क्वांटिटी है, ये जो आता है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टिविटी। इसके बारे में आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके बारे में भी देखना है, बस अभी ध्यान रखना है कि रो को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। इसको क्या पढ़ते हैं, रो, RHO, ठीक है। इसको पढ़ने का हम लोग क्या तरीका है, रो पढ़ते हैं, और ये क्या होता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है। यानी R की वैल्यू कितनी, रो इनटू L/A। देखते हैं कि कोई ये रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर जो है वो टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, ठीक है। टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी उसकी देखते हैं। ये मान लिया हमने कोई भी एक कंडक्टर, इस कंडक्टर के अंदर ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो कि हमने देख रखा है कि कैसे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते रहते हैं। ये सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने ही मस्ती में रहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन ये मूव करते रहते हैं। अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, टेम्परेचर इंक्रीज कैसे करेंगे, तो ये लोग इसको हीट करना शुरू कर दिए। जैसे ही इसको हीट करना शुरू करेंगे तो ये क्या होंगे, ये रेजिस्टेंस और ज्यादा पागल हो जाएंगे, ऑब्वियसली इनकी एनर्जी क्या होगी, और ज्यादा बढ़ेगी, तो ये और ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे। मतलब ये अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक जा रहे थे तो ये और ज्यादा दूर तक मूव करेंगे, ठीक है, ठीक, और ज्यादा दूर तक मूव करेंगे। तो अब अगर मान लो हमने उनके क्रॉस क्या कनेक्ट कर दिया, सेल या बैटरी कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेल या बैटरी कनेक्ट करते हैं अगर इसके क्रॉस, अब अगर कनेक्ट करते हैं तो सोचो जैसे ही स्विच को ऑन अगर करेंगे तो इनको एक लाइन में मूव कराना, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक लाइन में मूव कराना और ज्यादा मुश्किल होगा। ऑब्वियसली वो ज्यादा तेजी से मूव कर रहे हैं, ज्यादा एनर्जी के साथ मूव कर रहे हैं, तो उनको एक लाइन में अब मूव कराना और ज्यादा मुश्किल होगा। तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा, रेजिस्टेंस क्या होगा उनका, ज्यादा। यानी एक चीज हमने देखा कि जैसे ही किसी भी कंडक्टर का टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। यानी हम लोग लिख सकते हैं कि R इंक्रीजेज एज टेम्परेचर इंक्रीजेज। टेम्परेचर क्या होता है, इंक्रीज करता है, तो रेजिस्टेंस का जो कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये सपोज किसी 0 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस दिया हुआ है, हमें मान लो पूछा गया कि 100 डिग्री सेल्सियस पे सेम कंडक्टर का रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि R इक्वल्स टू R0 इंटू 1 प्लस अल्फा इंटू डेल्टा T। ये इसका फॉर्मूला होता है कि रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर एट एनी टेम्परेचर। ये क्या होता है, R क्या होता है हमारा, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, ठीक है ना, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T। जैसे मान लो हमें 100 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, 150 डिग्री सेल्सियस पे चाहिए, तो उस
समय जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी, किसी टी टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस। आर नॉट क्या होगा, आर नॉट जो होगा वो क्या होगा कि जिस टेम्परेचर पे हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई रहेगी, जैसे मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, 20 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ, तो वो क्या होगा, आर नॉट। तो ये क्या होगा, रेजिस्टेंस एट गिवन टेम्परेचर टी नॉट, गिवन टेम्परेचर टी नॉट ले लेते हैं। टी नॉट की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, तो जनरली 0 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस लेते हैं, ठीक है। ये अल्फा है, ये डेल्टा टी के बारे में भी देख लेते हैं। डेल्टा टी क्या हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा टी क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, चेंज इन कैसा, टेम्परेचर। और इसकी वैल्यू किसके बराबर, तो ये टेम्परेचर टी माइनस कितना होगा, टी नॉट। क्लियर होगा। नेक्स्ट ये क्या होता है, अल्फा। अल्फा की जो वैल्यू है, अल्फा को हम लोग क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। इसकी वैल्यू जो होती है कंडक्टर के लिए, अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है, पॉजिटिव होता है, किसके लिए, कंडक्टर के लिए। क्या होता है, कंडक्टर के लिए अल्फा की वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव। तो अब एक बात सोचो, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा, ठीक है। ये हमारा था क्या, डिपेंडेंसी रेजिस्टेंस का, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर, क्रॉस सेक्शन एरिया और टेम्परेचर के ऊपर। चलिए आइए कुछ ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी सबके लिए, ठीक है। ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं। वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं रेजिस्टेंस, ठीक है। वाई एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, रेजिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या ले रहे हैं हम लोग, टेम्परेचर। पहला ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम लोग किसके लिए, कंडक्टर के लिए, कि कंडक्टर का जो होगा वो रेजिस्टेंस कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा टेम्परेचर के साथ। तो ये क्या होता है, कुछ इस तरीके का ग्राफ फॉलो करता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, सेमी कंडक्टर के लिए। सेमी कंडक्टर के लिए जो होता है, ये हम लोग मान लो ले लिया हमने रेजिस्टेंस, और एक एक्स एक्सिस पे हम लोग क्या लेते हैं, टेम्परेचर। एक्स एक्सिस पे क्या लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर। तो इसका जो ग्राफ होता है ये डिक्रीज होता है, यानी टेम्परेचर के साथ सेमीकंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। उसके लिए अल्फा की वैल्यू क्या होती है, अल्फा इक्वल्स टू नेगेटिव होता है। जो अल्फा क्या है हमारा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके लिए, अगर सुपर कंडक्टर के लिए देखिए, किसके लिए भाई, सुपर कंडक्टर के लिए। वाई एक्सिस पे हमने क्या ले लिया, रेजिस्टेंस, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर, ठीक है। अगर हम लोग बात करें किसकी, सुपर कंडक्टर की, तो जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है एक रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है, ये हम लोगों ने देखा था। और उसके बाद एक समय आता है जब रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सडनली रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, जीरो। ये टेम्परेचर जो होता है इसी को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर, रेजिस्टेंस काफी जीरो हो जाए, मतलब लगभग जीरो हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग अलॉय की बात करें तो अलॉय के लिए अगर देखें तो रेजिस्टेंस क्या होता है, अलॉय के लिए रेजिस्टेंस हम लोगों ने वाई एक्सिस पे रेजिस्टेंस लिया, ठीक है, और एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर लिया। तो इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। अलॉय के लिए क्या होता है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट होता है, लगभग टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। तो ये था कुछ ग्राफ वगैरह जो कि डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टेंस हमारा किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। चेंज इन रेजिस्टेंस। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है। रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आता है, कैसे चेंज आता है, अगर हम लोग की लेंथ चेंज करें, क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करें, ठीक है, या फिर उसके बारे में परसेंटेज चेंज दिया हो तो कैसे चेंज होगा, ठीक है। पहली चीज हमें जो देखनी है यहाँ पे वो वॉल्यूम कांस्टेंट रखते हुए मानना, ठीक है। यानी एक बात सोचो, जैसे ये वायर, ठीक है, इस पार्ट में इस टॉपिक में हम लोग कैसा क्या पढ़ने वाले हैं कि एक वायर होगा, कभी उसको खींच करके बड़ा कर देंगे, कभी उसको दो पार्ट में कट करके जोड़ देंगे, तो वो जो फाइनल जो हमारा अरेंजमेंट रहेगा उसका रेजिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो एक बात सोचो कि जैसे ही अगर हम लोग देखें डेंसिटी इक्वल्स टू, हमें पता है 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब जैसे इसको खींचोगे
तो ऐसा तो है नहीं कि अगर सपोज इसका मास 1 kg है तो खींचने के बाद 1.5 kg होगा, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये मास चेंज नहीं होगा, ठीक है, मास चेंज नहीं होगा। हम लोग मान के चलते हैं कि डेंसिटी भी जो है वो क्या है, कांस्टेंट रह रहा है। डेंसिटी क्या रह रहा है, कांस्टेंट, चाहे उसको खींच रहे हैं चाहे उसको काट रहे हैं। यानी क्या होगा, वॉल्यूम जो होगा वो भी क्या होगा, कांस्टेंट। ये जब भी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तब भी आपको कंसीडर यही करके चलना है कि वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। सपोज उन्होंने बोला कि हम लोग एक वायर ले रहे हैं, इसको स्ट्रेच कर दिए, स्ट्रेच करके दोगुना कर दिया, दोगुने लेंथ का कर दिया, उस समय भी हमें यही मान के चलना है कि वॉल्यूम जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। एक बात देखो, यहाँ पे ऐसे ज्यादा घबराने वाली बात नहीं। सपोज ये वायर है, इसको खींच करके डबल लेंथ कर दिया हमने, ये डबल लेंथ कर दिया तो इसकी लेंथ बढ़ी तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा, कम होगा। तो भी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अगर इसका वॉल्यूम V1 है तो इसका वॉल्यूम V2, दोनों का वॉल्यूम हमें क्या लेके चलना है कि सेम ही है। ये V1 इक्वल्स टू क्या है, V2, ठीक है। तो एक बार देखो कि ये V1 V2 दोनों कांस्टेंट हो गया अपना, तो उस समय हमें अब जैसे लेंथ में जो चेंज किया हमने, तो उस समय रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। अगर मान लो क्रॉस सेक्शन एरिया का चेंज दिया हुआ है तो उसमें क्या रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा। तो यही सब चीजें हमें कैलकुलेट करनी है इसमें, ठीक है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि फर्स्ट हम लोग कि लेंथ इज चेंज, लेंथ इज चेंज। अगर हम लोग मान लो लेंथ को अगर चेंज कर ले तो उस समय रेजिस्टेंस में क्या चेंज आएगा, ठीक है। हम लोग माना है, हमें ये चीज ध्यान रखना है, वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है, कांस्टेंट। चलो मान लिया ये रेजिस्टेंस हमने माना कि ये लेंथ इनिशियली एक वायर है जिसका लेंथ कितनी है, जिसकी लेंथ कितनी है L, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी है A1। एक काम करते हैं L1 और इसको मान लेते हैं A1। मतलब एक वायर हमें दिया हुआ है जिसकी इनिशियल लेंथ कितनी है L1, क्रॉस सेक्शन एरिया कितनी A1। इसको हमने क्या किया, इसको हमने इंक्रीज करके, ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसकी लेंथ कितनी कर दी हमने L2, वॉल्यूम इसकी हमने कितनी कर दी L2। ये लो भाई L2, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A2 के बराबर, ठीक है। नया इनिशियल लेंथ L1, फाइनल लेंथ L2, क्रॉस सेक्शन एरिया A1, बाद में A2, वॉल्यूम क्या है कांस्टेंट। तो इसका जो रेजिस्टेंस अगर देखें, इसके लिए हम लोग रेजिस्टेंस R1 की बात करें तो कितना आएगा, रो इंटू L1 अपॉन A1, ये आएगा। अगर हम लोग बात करें इसके लिए तो रेजिस्टेंस R2 इक्वल्स टू किसके बराबर, तो रो इंटू L2 बाई कितना आएगा, A2, ये आएगा। रो नेचर ऑफ मटेरियल होता है, ध्यान रखना, आगे उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। रो इंटू L1 बाई A1, रो इंटू L2 बाई A2। तो अगर हमें ये निकालना हो कि R2 बाई R1 कैलकुलेट करना हो, R2 बाई R1, ठीक है। ये R1 R2 क्या है, इनिशियल और फाइनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, रो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। R2 बाई R1 क्या होगा, तो L2 बाई A2, ठीक है, L2 बाई A2 इंटू ये कितना आएगा L1 बाई A1। किसी को कोई डाउट इसमें, ये आएगा। अब एक बात देखते हैं, ठीक है। यहां से हम लोग क्या करें कि L2 बाई L1 इंटू और कितना A1 बाई A2, इसको ऐसा लिख सकते हैं L2 बाई L1 इंटू A1 बाई A2, ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि L2 बाई L1 को हम लोग इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं L1 बाई L1, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हैं, L1 बाई L1 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको किससे, इंटू L2 बाई L2 से, ठीक है। तो अब एक बात देखो, A1 इंटू L1 क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम। A1 इंटू L1 क्या हो गया, वॉल्यूम। और A2 इंटू ये जो वॉल्यूम आया, ये भी क्या हो गया हमारा, वॉल्यूम, ठीक है। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट होगा, क्या बचेगा, तो क्या होगा L2 स्क्वायर अपॉन कितना, L1 स्क्वायर, और यही किसके बराबर होगा, यानी यहां से हमें आएगा R2 बाई R1 इक्वल्स टू L2 बाई L1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी अपने पास अगर लेंथ पता है, ठीक है, इनिशियल लेंथ पता है, फाइनल लेंथ पता है, तो हमें क्रॉस सेक्शन एरिया निकालने की भी जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, R1 पता है, L1 पता है, L2 पता है, तो R2 कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं सेकंड की चेंज इन एरिया, ठीक है, चेंज इन एरिया। अगर हमें एरिया या फिर रेडियस में दे रखा हो, चेंज इन एरिया और रेडियस, ठीक है, रेडियस में चेंज दे रखा हो या फिर किसमें, एरिया में चेंज दे रखा हो, तो उस केस में हमें कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। ये मान लिया अपन ने कि इनिशियली क्या है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है A, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A1, और ये कितना L1।
यहाँ पे रेडियस हम लोग क्या मान लेते हैं R1। R1 हमारा क्या है रेडियस, R1 क्या है रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन, A1 क्या है एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, वैसे अभी तक तो याद ही हो गया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया। और L1 क्या है भाई लेंथ, लेंथ किसका लेंथ ऑफ वायर या कंडक्टर जो भी है। हमने क्या किया इसको स्ट्रेच कर दिया, स्ट्रेच करके हम लोगों ने इसकी लेंथ कितनी कर दी L2। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी कर दी हमने L2 और ये क्रॉस सेक्शन एरिया कितना A2। ठीक है, अब हमें जो दिया हुआ है ठीक है ये हमें A2 के बारे में पता है, L2 के बारे में अगर नहीं पता है तो यहाँ से अगर पहले के लिए रेजिस्टेंस देखें तो R1 इक्वल्स टू कितना रो इनटू L1 बाई A1 और यहाँ से R2 की बात करें तो कितना रो इनटू L2 बाई A2 ये लिख सकते हैं। नाउ अगर हम लोग फिर से R2 बाई R1 करें, R2 बाई R1 तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं L2 बाई A2 इनटू L1 बाई A1 ये कर सकते हैं। ठीक है, हमें अब ये रिमूव किसको करना है L2 को, चूंकि क्या पता नहीं है तो L2 और L1 नहीं पता है तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं कि ये कर देते हैं A2 बाई A2 समझ आया इनटू A1 बाई A1। ठीक है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। ठीक है, हम लोग लिखते हैं L2 इंटू A2, L2 इंटू A2 और इसको L1 इंटू A1 बचा कितना तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर यही बचा। ये एक बार देखो फाइनल वॉल्यूम ये इनिशियल वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसा है कांस्टेंट यानी ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा R2 बाई R1 इज इक्वल्स टू A1 स्क्वायर बाई कितना A2 स्क्वायर। ठीक है, यानी जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, वो देखा भी था हमने तो A1 स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर। ठीक है, यहां से हम लोग देखें तो ए क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या लिख सकते हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया A1 को क्या लिख सकते हैं पाई R1 स्क्वायर और A2 को क्या लिख सकते हैं तो पाई R2 स्क्वायर। समझ आया, अगर इसका रेजिस्टेंस कितना सॉरी जो रेडियस है वो कितना है R2 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पाई R1 स्क्वायर मतलब ये कितना R1 की पावर 4 अपॉन इसको कितना लिख सकते हैं R2 की पावर 4। तो ये भी क्या हो गया डायरेक्ट, अगर हमें R2 R1 पता है सॉरी R1 पता है R1 R2 पता है तो भी रेजिस्टेंस हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसके बारे में कि सपोज परसेंटेज चेंज दिया हुआ है कि लेंथ में परसेंटेज चेंज क्या होगा कि सपोज अगर ये दिया हुआ है कि एक कंडक्टर है उसका हमने लेंथ जो है वो 2% से चेंज कर दिया तो रेजिस्टेंस में चेंज बताओ, तो वो देख लेते हैं एक बार। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज गिवन, परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज गिवन। अगर परसेंटेज चेंज जो है वो लेंथ में दिया हुआ है तो मान लिया हमने इनिशियली लेंथ कितनी हो गई, इनिशियल लेंथ मान लेते हैं L1, फाइनल लेंथ कितनी हो गई L2, फाइनल लेंथ कितनी हो गई L2। ये थोड़ा सा हम लोग ठीक बना लेते हैं, ये कितना L1 वो कितना है L2। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है कि ये x% का चेंज किया हमने, इसमें x% का चेंज किया तो L2 मिला। ठीक है, यानी x% इंक्रीज होने के बाद इसकी लेंथ L1 की लेंथ कितनी हो गई L2। तो सभी को बताया L2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं तो L2 इक्वल्स टू L1 into 1 plus x by 100। भाई ये सब 5th क्लास की चीज है, ये सभी को पता होगा। ठीक है, हमें निकालना है R2 R1 की वैल्यू। चलो भाई, तो R2 by R1 इक्वल्स टू कितना L2 स्क्वायर अपॉन कितना होता है L1 स्क्वायर, ये देखा था अपन ने थोड़ी देर पहले। L2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, L2 की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा L1 स्क्वायर इंटू 1 प्लस x बाई 100 का स्क्वायर अपॉन L1 स्क्वायर ये आएगा। यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं L1 स्क्वायर से L1 स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, क्या लिख सकते हैं 1 प्लस x बाई 100 का स्क्वायर। ठीक है ना, यानी एक रिजल्ट हमारे पास क्या आ रहा है R2 बाई R1 इक्वल्स टू 1 प्लस x बाई 100 का स्क्वायर। ये रिलेशन ध्यान रखेंगे अपन, लेकिन इसको थोड़ा सा सिंपल हम लोग करेंगे। सिंपल किस लिए कि जैसे मान लो x में जो चेंज आएगा यानी लेंथ में जो चेंज आएगा वो अगर लेस देन 5% है। ठीक है, इफ x इज लेस देन किससे 5%, अगर x की वैल्यू जो है वो 5% से कम हो
तो उस केस में या x लेस देन 5 तो उस केस में हम लोग कैसे रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो एक फॉर्मूला आपको आएगा, वैसे ये 11th में यूज आता है लेकिन बस ध्यान रख लेना अभी कि 1 प्लस x टू दी पावर n, कुछ इस तरीके का अगर फॉर्मेट दिया हो, जैसे यहाँ से देखो 1 प्लस इस पूरे की पावर n, कुछ ऐसा ही इसी से मिलता जुलता। तो इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस nx, 1 प्लस क्या होगा nx। अगर इसके लिए कंडीशन होता है कि x शुड बी वेरी वेरी लेस देन 1, ये जो डबल साइन होता है ये हमें बताता है कि वेरी वेरी लेस देन 1, बहुत ही ज्यादा छोटा है इससे। तो ये सोचो अगर 5 से कम हुआ तो ये 1 से क्या होगा, काफी कम होगा, क्योंकि 2/100 0.002 ये 1 से काफी छोटा है। तो हम लोग उस केस में डायरेक्टली क्या लिखेंगे, जो पावर रहेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं वहां पे कि R2/R1 इक्वल्स टू 1 प्लस 2x/100। समझ आया सभी को। यहाँ से हम लोग देखें कि अगर चेंज इन रेजिस्टेंस देखना हो तो 1 इधर की तरफ ले आओ, तो R2/R1 माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू 2 into x/100। यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R2 माइनस R1 अपॉन R1, ठीक है, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, चेंज इन रेजिस्टेंस, ठीक है, ठीक है, चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन R1 इक्वल्स टू किसके बराबर 2x/100, ठीक। यानी अगर सपोज ये दिया हो कि 2% का चेंज हो, 4% का चेंज हो, सीधा x की वैल्यू 2, 4 जो भी दिया हुआ है वो पुट कर लेंगे। अगर मान लो परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना, परसेंटेज चेंज कैलकुलेट करना हो तो ये इसमें क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2x%। यानी ये क्या शो कर रहा है कि अगर किसी कंडक्टर की लेंथ आपने 5% से चेंज की तो उसका रेजिस्टेंस कितने से चेंज होगा, 10% से। अगर 3% से चेंज किया तो उसका रेजिस्टेंस 6% से। तो डायरेक्टली आपको ऐसे क्वेश्चन जो है आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये 2 ये बस कंडीशन है, 2 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो। बस ये होना चाहिए कि x शुड बी लेस देन 5, ठीक है। अगर ग्रेटर देन 5 है तो आपको डायरेक्टली कंप्लीट इस फॉर्मूले का यूज करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी क्या होता है कि हमने देखा था जो R इक्वल्स टू, जो फॉर्मूला आपने जो रेजिस्टेंस के लिए डिराइव किया था, R इक्वल्स टू कितना, रो इनटू L बाई A के बराबर, ये निकाला था अपन ने। मैंने बोला था रेजिस्टिविटी, इस रो को क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, ठीक है। इसके बारे में अभी हम लोग देखेंगे। रेजिस्टिविटी अगर निकालना हो तो इसको R रो इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो R इनटू A अपॉन कितना L, ये लिख सकते हैं। रेजिस्टेंस का अगर हम लोग इसका SI यूनिट की बात करें, SI यूनिट रेजिस्टिविटी की अगर SI यूनिट की बात करें तो ये रेजिस्टेंस का क्या होगा, ओम, क्रॉस सेक्शन एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो क्या हो जाएगा ओम मीटर, क्या लिखेंगे इसको, ओम मीटर। चलिए अब ये बता देखते हैं कि रेजिस्टिविटी आखिर बताता क्या, किस चीज को डिनोट करता है रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हमने रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या देखा, R इनटू A अपॉन L, ठीक है। चलो भाई ये फॉर्मूला हमें मिला हुआ है। इफ R इक्वल्स टू क्या ले ले, इफ A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, क्या ले ले, A इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर, मतलब ये कंडक्टर ले रहा है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा 1 मीटर स्क्वायर, और लेंथ कितना ले ले हम लोग 1 मीटर के बराबर, लेंथ किसके बराबर 1 मीटर। तो रेजिस्टेंस जो आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के बराबर। यानी ये क्या शो कर रहा है अपने को कि रेजिस्टिविटी जो है वो किसी मटेरियल की अगर कैलकुलेट करनी है तो आप एक काम करो, एक 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया का वायर लो, एक 1 मीटर लेंथ का वायर लो, ठीक है। जो उसका रेजिस्टेंस होगा वही उसकी रेजिस्टिविटी होगी। जैसे सपोज अगर हमें कॉपर की रेजिस्टिविटी निकालनी, हम लोग क्या करेंगे, एक वायर कॉपर का वायर लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर और लेंथ कितनी 1 मीटर हो, जो इसका रेजिस्टेंस आएगा वही क्या होगा, रेजिस्टिविटी। अब एक बात सोचो कि ये जो रेजिस्टिविटी होता है वो डिपेंड करता है किस चीज पे, नेचर ऑफ मटेरियल पे। क्योंकि ये आप कहीं से भी वायर ले आओ, कॉपर वायर अगर आप कहीं से भी ले आओ तो ये जो रहेगा वो 1 मीटर स्क्वायर कॉपर हो और 1 मीटर लेंथ हो कॉपर वायर का, तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स्ड ही होगा। सपोज अगर आयरन की बात करें, ठीक है, तो आयरन के लिए भी अगर देखें तो आयरन का अगर देखें तो आयरन का 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया वाला और 1 मीटर लेंथ वाला अगर आयरन का वायर ले आओ तो उसका रेजिस्टेंस फिक्स होगा। यानी जो रेजिस्टेंस जो होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी, वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि डिपेंड अपॉन या डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल। किस चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ
मटेरियल पे, ठीक है। एक चीज तो ये होगी नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। उसके अलावा किस चीज पे डिपेंड करेगा, तो एक बात देखो, रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, तो रेजिस्टिविटी भी क्या होगा, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर, जो रेजिस्टिविटी होगी मटेरियल की वो किस चीज पे डिपेंड करेगी, तो नेचर ऑफ मटेरियल, और दूसरा किस चीज पे, टेम्परेचर पे, ठीक है। तो ये जो ग्राफ होगा रेजिस्टिविटी का, सेम ग्राफ होगा किसका, रेजिस्टेंस का, जैसा भी ग्राफ था वैसा ही किसका भी ग्राफ होगा, टेम्परेचर का, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस एक देख लेते हैं कि क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है आखिर, ठीक है। अगर इसका इंपॉर्टेंस देखें, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, इंपॉर्टेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, ये रेजिस्टिविटी, अब एक बात देखो, हम लोग, ये हो सकता है कि दो अलग अलग वायर हो, दोनों आयरन के हो, उनका रेजिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, लेकिन दो वायर अलग सेम आयरन के ही हो तो उनकी रेजिस्टिविटी हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी रेजिस्टिविटी, जैसे मान लो दो मटेरियल को अगर कंपेयर करना रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक यूज के कॉरेस्पॉन्डिंग, तो उस समय हम लोग रेजिस्टिविटी ही देख करके कंपेयर करते हैं, ठीक है। कि जैसे मान लो अलॉय का जो रेजिस्टेंस होता है, वो रेजिस्टिविटी वो काफी ज्यादा होता है, अलॉय रेजिस्टिविटी इज वेरी हाई, अलॉय की रेजिस्टिविटी जो होती है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है, कंपैरिजन टू किसके, कंडक्टर के केस में। तो पहला यूज जो होता है इसका, कि हमें अगर मान लो किसी सर्किट में अगर करंट ब्लॉक करना हो, मतलब कम करंट फ्लो कराना हो, ठीक है, तो उस समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अलॉय यूज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर जैसे मान लो ज्यादा रेजिस्टिविटी होती है, इस कारण से क्या करते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक हीटर वगैरह, इलेक्ट्रिक गीजर, इलेक्ट्रिक आयरन वगैरह इसी सबसे बनाते हैं, ठीक है। तो पहला यूज क्या है कि इट कैन बी यूज्ड ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी, ड्यू टू हाई रेजिस्टिविटी ऑफ alloy, हाई रेजिस्टिविटी ऑफ alloy, alloy की हाई रेजिस्टिविटी के लिए, ठीक है ना, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट। कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है अगर सर्किट में, तो उसको कंट्रोल करने में, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट आई इन इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट जो को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने में, जैसे कम करना हो तो उसके लिए। या फिर इट इज आल्सो यूज्ड टू फॉर्म इलेक्ट्रिक हीटर या फिर इलेक्ट्रिक आयरन, ठीक है, या गीजर, जो भी सारे जो हीटिंग डिवाइसेज हैं वो सब में यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या, कंडक्टिविटी। जैसे हमने एक टॉपिक क्या देखा, रेजिस्टिविटी, वैसे ही हम लोग एक टॉपिक क्या देखेंगे, कंडक्टिविटी। ये कंडक्टिविटी क्या होगा कि जैसे जो रेसिप्रोकल होगा रेजिस्टिविटी का, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एक नई टॉपिक या एक नया नाम दे देते हैं, क्या, कंडक्टिविटी। इसको किससे डिनोट करते हैं, सिग्मा, और ये किसके बराबर, 1/ρ के बराबर, ठीक है। तो इसका एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट क्या होता है, ओम मीटर, तो इसका पर ओम पर मीटर, ठीक है। इसको बोलते हैं सीमेन पर मीटर, ठीक है। ये हमें क्या बताएगा, ठीक है, ये हमें क्या बताएगा कि कोई भी मटेरियल जो है वो कितना ज्यादा अपने से इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अलाउ कर रहा है, ठीक है। ज्यादा फ्लो को अलाउ करेगा, इजीली फ्लो हो रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा, अगर थोड़ा कम फ्लो को अलाउ कर रहा है या अलाउ कम कर रहा है तो उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। तो कंडक्टिविटी एक तरीके से क्या बताएगा कि मेजरमेंट ऑफ अलाउंस ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू इट। तो कंडक्टिविटी क्या होगा कि मेजरमेंट ऑफ allowance of flow of charge, allowance of flow of charge through it, ठीक है, through मटेरियल लिख लेते हैं, ठीक है, थ्रू मटेरियल, ठीक है। ये हमारा था कंडक्टिविटी। अगली क्लास में हम लोग देखेंगे ओम्स लॉ क्या होता है, ठीक है, उसने ये काफी इंपॉर्टेंट लॉ है, ठीक है। उसके बाद दो इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इससे रिलेटेड जो आपका जो असाइनमेंट होगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप एक बार जाकर के सॉल्व करना जो भी वीडियो देखने के बाद, ठीक है।